मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट पर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज की हम अपनी इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण भाग, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी परमाणु संरचना से रिलेटेड एक प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन मिलना चाहिए बी, जॉन डाल्टन ने। बताना चाहूँगा साथियों, वर्ष 1803 में ये कहाँ के थे, ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किया। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा था पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन ने। कब किया, वर्ष 1803 ईस्वी में। अब इसके आपने पढ़ा होगा, परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी कि संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु या एटम्स कहते हैं। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणुओं को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। तो कई मर्तबे ये प्रश्न देखने को मिला है। पहले क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही, केमिकल नेचर की बात की जा रही, प्रकृति की बात की जा रही है कि किस पर निर्भर होता है या किस पर निर्भर करेगी। कुछ ही तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है। तो बताना चाहूंगा साथियों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, किस पर, तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध यानी बॉन्ड बनाने में सहायक होता है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी तत्व ले लीजिए तो किसी तत्व के बाह्य कोश, अंतिम कोश जो होता है, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी ऑप्शन सही होगा, बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। अब देखो, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है, यानी जो सड़क पर आप देखते हो बल्ब, बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है कि श्वेत नीलाभ प्रकाश में क्या प्रयोग होता है, सूर्य के प्रकाश में। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो देखिए, सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक तो सोडियम लैंप हो गया। कौन सा, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप जो होता है, अगर इसमें देखें उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है, तो सोडियम लैंप में पीली एवं एक वर्णी प्रकाश का जो है प्रयोग होता है। उसके बाद बात आती है प्रदीप्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रदीप्त। पहला एक तो हो गया आपका सोडियम लैंप, ये कौन सा है, सोडियम लैंप। दूसरा हो जाएगा आपका मरकरी लैंप जो होता है साथियों, उसमें बताना चाहूंगा श्वेत नीलाभ प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। श्वेत नीलाभ प्रकाश। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका प्रतिदीप्त लैंप जो होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश,
सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो पहला हमने बता दिया आपको सोडियम लैंप। सोडियम लैंप में क्या होता है, पीली एवं एक वर्णी प्रकाश का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो भैया आपको मैंने बता दिया सोडियम का प्रयोग होता है, यानी पीली एवं एक वर्णी प्रकाश के लिए सोडियम का प्रयोग यानी सोडियम लैंप कहलाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है मरकरी लैंप होता है, उसमें क्या होता है, मरकरी वाले में आप देखेंगे श्वेत नीलाभ यानी श्वेत और नीला टाइप का प्रकाश देता है। और जो तीसरा होता है वो होता है प्रदीप्ति लैंप। प्रदीप्त लैंप जो होता है इसमें सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश होता है, यानी ऐसा लगता है जैसे अभी जो है सूर्य निकला हुआ है, यानी दिन का समय एक तरीके से व्यक्त होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए इस पर गौर करते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। अब इसमें से कौन सी धातु ऐसी है जो खुले वातावरण में अगर रखेंगे तो जलने लगेगा? बिल्कुल आपका दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आइए देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब इनके कूट के आधार पर सही उत्तर का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो केवल दो लिखा है, नहीं यहाँ केवल 1 और 2 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और उसके बाद मैग्नेटाइट। तो साथियों बताना चाहूंगा कि इसमें सही होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। देखिए सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का मतलब क्या होता है, Na होता है, आपको पता होगा। पोटेशियम का मतलब K से डिनोट किया जाता है, K होता है। सोडियम पोटेशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील यानी हाईली रिएक्टिव होती हैं। ये खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह जलने लगती हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे ये क्या हो, जले ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है साथियों, आप हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से गंभीरता से पढ़िएगा। आपके प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? अब तांबा किसके द्वारा शुद्ध, तांबा का मतलब क्या होता है, कॉपर की बात की जा रही है। तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु, कैसी धातु, सक्रिय धातु यानी एक्टिव मेटल है, इसीलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन जो होता है वो विद्युत अपघटन से होता है। किससे होता है, किससे होता है साथियों, विद्युत अपघटन से, यानी इसको कहते हो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिकों में या किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्वों को शुद्ध व अलग किया जाता है। तो 5 क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जरा उस पर गौर करते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, किसमें, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु के बारे में की जा रही है। धातु और अधातु के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा मेरे साथियों। ब्रोमीन आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ब्रोमीन का मतलब होता है Br। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। ये क्या है, एकमात्र अधातु है। अधातु किसके लिए अधातु है, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तो ब्रोमीन Br एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बाकी आपको पता है नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl
और उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन, और इसके बाद क्लोरीन Cl होता है। लेकिन इसमें आपसे कह रहा था कि वह जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो मात्र और केवल कौन सी है, ब्रोमीन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? यह भी प्रश्न कई मर्तबे आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा सी, एल्यूमिनियम। आपको पता है बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह नॉन फेरस धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे का मतलब कैंस हो गया, जैसे दरवाजे, खिड़कियां, तार, बर्तन, पेंट, फॉयल आदि के निर्माण में किया। जैसे आपने देखा होगा कि लोग आजकल ऑफिस ले जाते समय, रोटी ले जाते समय आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की पन्नी में लेकर के जाते हैं ना। आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो दरवाजा होता है, लैट्रिन का दरवाजा होता है या बाथरूम का, लोग उसका जो है दरवाजा एल्यूमिनियम का रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आसान के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में देखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज क्या कहा जाता है? ऐसे अवस्था को ऊर्ध्वपातज, ऊर्ध्वपातज, ऐसी अवस्था को ऊर्ध्वपातज का मतलब होता है सब्लिमेट। तथा इस क्रिया को, जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ज्यादा तक आपसे पूछा जाता है, देखिए कपूर पूछा ही है, कपूर हो गया आपका, उसके बाद आपका नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन, उसके बाद हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे पूछा जा रहा था क्या, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो प्रक्रिया की बात करेगा तो प्रक्रिया में ऊर्ध्वपातन की बात आती है। किसकी बात आती है? प्रक्रिया के लिए ऊर्ध्वपातन आती है। जबकि जो ये क्रिया होती बदलती है, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट कहते हैं और प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके केमिस्ट्री से देखा जाए, प्रश्न कोई पूछा जाता है तो एक प्रश्न इस तरीके का आपकी सभी परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाते हैं। 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया भौतिक परिवर्तन है? तो आपको बताना है। चलिए देखिए, कागज को फाड़ना, तो देखिए निश्चित रूप से कागज को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कागज के फटने से उसके भौतिक स्वरूप, आकृति एवं माप में परिवर्तन होता है, ना कि कागज के रासायनिक गुणों में। इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी आप देखें, रंग में परिवर्तन होना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल परिवर्तन हो गया, यानी आपका रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, कागज जलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं जो है वातावरण में जाएगा, इससे भी अशुद्धियां होंगी, तो इससे भी हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाना, ये भी हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब था, कह रहा था भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आप यही समझ जाइए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, ये आपको समझना है। केवल भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे उसकी वेशभूषा, जैसे उसकी, बस यही आप जान जाइए कि किसी चीज की वेशभूषा को बदल देना,
परिवर्तन कर देना वही क्या कहलाएगी, भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होती है। जैसे कि मैंने बताया पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, वॉल्यूम हो गया, घनत्व, डेंसिटी, अथवा प्राकृतिक अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में परिवर्तन आदि। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी, परमानेंट तथा उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ये भी जान जाइए। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, कोई ये नहीं होता कि फिक्स होता है यही हो जाएगा। अस्थायी, इम्परमानेंट होता है और उत्क्रमणीय होता है। सबसे बड़ी चीज ये भी जानते रहिए, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल क्या होता है, तो उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कैसा होता है, अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होता है। जबकि अगर रासायनिक परिवर्तन अगर आपसे कल को पूछा जाए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप जैसे आपने देखा होगा इसमें शामिल यौगिकों अथवा तत्वों, एलिमेंट्स के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या करते हैं, रीअरेंज करके एक नए रासायनिक बंधों, केमिकल बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी, परमानेंट होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय, यहां पर रिवर्सिबल है, वहां पर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल होता है। अर्थात इनमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाएंगे। जैसे आप ऐसे जान लीजिए, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित तो किया नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता है कि जो कागज है, मान लो किसी चीज को आपने तोड़ दिया तो उसको दोबारा से आप उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो बस आशा करता हूं कि आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है और फिजिकल रिएक्शन क्या है। आपसे दोनों पूछा जाता है तो आपको दोनों पता होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। अब इसमें कौन सा कथन गलत है उनके बारे में देखना है। देखिए, उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। बताना चाहूंगा साथियों, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक, गलनांक कहने का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, तथा क्वथनांक कहने का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जो होता है वो निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न होता है, यानी बहुत ही कम होता है। फिर वे जल में घुलनशील नहीं हैं, यहां क्या लिखा है, वे जल में घुलनशील नहीं। बिल्कुल, ये सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि जल में अघुलनशील होते हैं, यानी इनसॉल्युबल होते हैं। अघुलनशील होने का मतलब क्या हो गया कि ये जल में घुलनशील नहीं। किसकी बात की जाए, कार्बनिक यौगिकों की। ठीक है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, यहां लिखा वे सहज ज्वलनशील नहीं, ये गलत दे दिया। कार्बनिक यौगिकों में आपको पता है कि मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जहां कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा वहां क्या होगा, आग तो बड़ी तेजी से लगेगी। यानी कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी निर्मुक्त रिलीज करते हैं। इसीलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा ना कि ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक का। तो यहाँ लिखा है वे सहज ज्वलनशील नहीं होते। अगर ज्वलनशील नहीं होते तो ईंधन का प्रयोग क्यों करते, यानी ये एक तो कथन गलत है। फिर उसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। बिल्कुल, कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है, बस गलत कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो गलत कथन कौन है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये सहज ज्वलनशील होते हैं, यानी ये बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं साथियों। एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा सा सेट करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा साइज गड़बड़ हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर चले थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या करना है, सही क्रम बताना है। किसके क्रम पे, हाइड्रोकार्बनों के। तो
तो देखिए हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इसमें देखा जाए किसका होता है बढ़ता हुआ क्रम? मेथेन। सबसे पहले आपको पता है, हम लिख लेते हैं मेथेन। मेथेन का जो है क्या लिखते हैं? CH4। मेथेन के बाद कौन सा आएगा? एथेन। मेथेन के बाद एथेन हो गया। एथेन का क्या होता है? C2H6 हो गया। फिर C2H6 के बाद बात करते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन में क्या होता है? C3H8 आ जाता है, C3H8 आएगा। प्रोपेन के बाद आती है बात किसकी? ब्यूटेन की। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, इनका जो है रासायनिक सूत्र ये भी पूछता है, तो ये आप जानते रहिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो देखिए कहाँ है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आपका ऑप्शन तो यही सही हो गया। देखिए ये जो आप देख रहे हो, मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक हैं। ईंधन व स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक, रेशे, रबर विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अच्छा कभी कभी पूछा जाता है एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में जान लेता हूं। क्वेश्चन कहता है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट की बात कर रहा हूं। तो देखिए सिगरेट की बात करेगा तो ये ब्यूटेन आपको दिख रहा है ना, ब्यूटेन C4H10 एक अति ज्वलनशील यानी हाईली फ्लेमेबल रंगहीन कलरलेस गैस है जिसमें सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत लिक्विफाइड किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव जो होता है वेपर प्रेशर अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, बहुत गौर से सुनिए। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब कार्बन की बात की जा रही, कार्बन के बारे में लगभग बहुत सारी चीजें आपको पता ही है। आइए देखते हैं। कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं। देखिए सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती। बहुत गौर से सुनिएगा, ये इस वाक्य पढ़िए क्या लिखा है। कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सभी सजीव संरचनाएं, सुनिएगा आपसे अगर ये कहता कि सभी सजीव संरचनाएं जो होती हैं वो कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती। यानी कितनी प्यार से ऑप्शन देखो लिखा है, सेंटेंस कितना अच्छा बनाया हुआ है कि कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं। बल्कि ऐसा नहीं हो कि क्या होता है, जो सभी सजीव संरचनाएं होती हैं वो कार्बन पर आधारित होती हैं। अब इसके बाद देखिए अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, यानी कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जबकि विद्युत संवहन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है। इसलिए अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाते हैं और स्पंजी हो जाते हैं। मुलायम और स्पंजी दोनों की बात की जाती है। तो बिल्कुल पावरोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर आपने देखा होगा, सुना होगा। क्या में लिया जाता है? बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल, कॉर्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पावरोटी या केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। यानी इनका आप प्रयोग करते हो मुलायम करने के लिए, लेकिन ये चीजें क्या होती हैं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के नजरिए से आपको हानिकारक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये कौन सी हो सकती है? आपको दिख रहा है अमोनिया, NH3। NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके सफेद धूम्र के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडी होने पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिस्टल यानी ठोस रवेदार संरचना में बदल जाती है। तो बिल्कुल आराम से इस प्रश्न का जवाब देंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह क्या रहा है एक प्राकृतिक बहुलक है। यहां पर किसकी बात की जा रही है? बहुलक एवं रेशा आपने पढ़ा होगा, यहां पर प्राकृतिक बहुलक की बात की जा रही है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है सेल्यूलोज। बिल्कुल सेल्यूलोज हो गया आपका, लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गया, रेशम हो गया, त्वचा हो गया, रबड़ हो गया आदि प्राकृतिक हैं। जबकि यहां पर आपको दिख रहा है बेकेलाइट हो गया, PVC हो गया, नायलॉन हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके कृत्रिम बहुलक हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक बहुलक एवं कृत्रिम बहुलक। तो कृत्रिम बहुलक आपको पता है जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं जो प्रकृति में स्वच्छंद रूप से मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो ये इसके आधार पर भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए एक प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, भारी वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो भारी होते हैं, भारी मोटर वाहन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रक हो गया जो है, या फिर जो बड़े बड़े आपके जो बस हो गए, इनके लिए जो है डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए यह सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें इंजन को कम नुकसान पहुंचता है, ऐसा भी नहीं है। कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है, ये भी नहीं है। उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। बिल्कुल ये आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी क्षमता भी अधिक होती है और इसमें ईंधन की भी बचत होती है। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसीलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है, जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष यानी एक्सिस के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त है। टार्क का कहने का मतलब आपने टाउ पढ़ा होगा बचपन में, अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साथियों, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि अगर पेट्रोल के द्वारा आग लग गई तो वहां आप जल से बुझाने का भी प्रयास मत करिए, क्योंकि पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। यानी अगर आप पेट्रोल के द्वारा आग लगी है तो उसमें आप ये सोचेंगे कि हम पानी से बुझा लेंगे, तो वो पानी डालने पर बुझने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे में अघुलनशील है, यानी ना तो वो उसमें जाएगा ना उसमें जाएगा। तो जब अघुलनशील है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी में आप पेट्रोल डाल दीजिए तो पेट्रोल क्या होता है? अलग तरीके से आपको दिखता रहता है, तैरता रहता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया, देखिए उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो एक तो हो गया आपका जैसे स्थूल पोषक तत्व, एक हो गया आपका स्थूल पोषक तत्व, और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। तो 2 तत्व होते हैं, कौन कौन से? स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल का मतलब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर इंग्लिश में भी आपको लिख दूं तो लिख लीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद जो सूक्ष्म है इनको कहा जाता है वो है आपका
MACRO, और जबकि ये क्या है MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो देखो अब स्थूल में कौन सा आता है। स्थूल में जैसे आपका हो गया, ये भी पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नत्रजन, स्थूल के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, नत्रजन या नाइट्रोजन, नत्रजन या नाइट्रोजन, नत्रजन या नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस हो गया। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम हो गया। उसके बाद आपका हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। फिर आपका इसी में आ जाएगा सल्फर। ये सभी जो होते हैं स्थूल पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं स्थूल। जबकि सूक्ष्म की बात करोगे माइक्रो, स्थूल का मतलब समझ लो माइक्रो, माइक्रो कहने का मतलब बड़े लेवल का, और सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, माइक्रो की बात कर रहा है। तो माइक्रो के अंतर्गत जैसे आपका हो गया बोरान, क्लोरीन, 60 में लिख देता हूं, क्लोरीन हो गया। और उसके बाद आपका कॉपर, कॉपर हो गया। आयरन, Fe, आयरन के बाद आपका मैगजीन हो जाएगा इसी में। आयरन के बाद क्या हो जाएगा मैगजीन नहीं, मैग्नीज होगा साथियों। ठीक है, मैगजीन तो है, मैग्नीज हो गया। और उसके बाद आपका 4 5 हो गया, और लिख लीजिए इसी में। इसी में सूक्ष्म के अंतर्गत आपका पूछा जाता है जैसे मालिब्डेनम, मालिब्डेनम भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। जिंक हो गया, जिंक के बाद आपका सेलेनियम, सेलेनियम, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है। अब आप पढ़ लिए, देखो उर्वरक में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। तो आपने देखा स्थूल पोषक तत्व और उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व के अंतर्गत आपने देखा नाइट्रोजन भी आ गया, और उसके बाद आपका क्लोरीन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व में आ गया। फास्फोरस भी आपने पढ़ लिया कि फास्फोरस जो है आपका जो है स्थूल पोषक तत्व में आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो कि कहीं पर नहीं आ रहा है। तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया। 19 पर हम चर्चा करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगते हैं। अधिक ऊंचाई पर यानी आपको बताना चाहूंगा साथियों, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है आप ये जानिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन ए ही हो गया सही। कौन सा हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जब आपको पता है कि वायुमंडलीय जो दबाव है वो कम होता जाएगा, अर्थात क्या होगा, जब ऐसी स्थिति में उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाने से जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। इसीलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो आपको दिख रहा है क्लोरोफॉर्म, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये क्या है, आपका विस्फोटक नहीं है, ये आपका विस्फोटक नहीं है। बाकी इसके अलावा जो आप देख रहे हो, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटालुइन, इसके बाद है आपका साइक्लोट्राई नाइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रोमेथिन या RDX, ये सभी आपके क्या करते हैं, विस्फोटक का कार्य करते हैं। जबकि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये किसका काम करता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये निश्चेतक का काम करता है। लिख लीजिए आप चाहे तो, निश्चेतक का काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20
के बाद 21 पर 21वां क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। छपाई कहने का मतलब जो आप देखते हो कि प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के लिए जिस इंक का प्रयोग किया जाता है उस इंक की बात की जा रही है। तो देखिए ये आपको दिख रहा है ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर, टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ बनाने में प्रयुक्त होता है। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत के, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22वां आपके स्क्रीन पर है। 22 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, निम्न में कौन सा मिश्रण टीएनटी के विस्फोटक के कारण है। टीएनटी के विस्फोटक का कारण है तो बताना चाहूंगा टीएनटी टॉलुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब क्या होता है HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का मतलब क्या होता है H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर टीएनटी यानी आपका जो आप पढ़ रहे हो ट्राई नाइट्रोटोलुइन का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ टीएनटी का प्रयोग खदानों में विस्फोटक के लिए भी प्रयोग किया जाता है या अन्य विस्फोटकों जैसे आपका हो गया नाइट्रोग्लिसरीन हो गया या फिर अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है। तो इसका प्रयोग जो है अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23वां आपके स्क्रीन पर है। सीमेंट के रासायनिक घटक हैं, सीमेंट के रासायनिक घटक की बात की जा रही है। चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। बिल्कुल, सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ यानी बाइंडर ऑफ एडेसिव्स है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूर्ण के रूप में होती है जो जल के साथ मिलाने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट है जिसके निर्माण में जो है किसका किसका प्रयोग किया जाता है ये भी पूछा जाता है। जैसे जी चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 पूछा जाता है। चिकनी मिट्टी क्ले का प्रयोग किया जाता है, क्ले हो गया। उसके बाद इसी में सिलिका का प्रयोग किया जाता है SiO2 हो गया। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है CaSO4, ये भी पूछा जाता है CaSO4 × 2H2O, ये क्या हो गया जिप्सम हो गया। एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है Al2O3 तथा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो इनके प्रयोग से क्या होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट बनती है। आपने क्लास 10th में ये चीजें पढ़ी होंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर रासायनिक बीकर की बात की जा रही। बीकर आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के लिए, आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कठोर कांच किस प्रकार की कांच का प्रयोग हो तो कठोर कांच होता है पोटास लाइम कांच को। इसी को जो कठोर कांच है इसका मुख्य नाम क्या होता है पोटास लाइम कांच, पोटास लाइम कांच को ही कठोर कांच भी कहा जाता है। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों तथा अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंस होती है। इसीलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों जैसे बीकर हो गया, फनेल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। कह क्या रहा है गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। गोताखोर जैसे आप देखते होंगे समुद्रों में या फिर जल में, आप किसी नदी में देखते हैं कोई चला गया या उसके बाद, या फिर वैसे ही आप देखे होंगे गोताखोरों जिसको हम डाइवर्स की कहते हैं इंग्लिश में डाइवर्स। तो देखिए गोताखोर के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का यहां पर ऑप्शन दिख रहा है डी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। बिल्कुल, ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण
हेलिक्स का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है। इसीलिए तकनीकी गोताखोर जो होते हैं, टेक्निकल डाइवर्स के द्वारा लंबी दूरी और अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो बिल्कुल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को एनरिच्ड एयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनरिच्ड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा 22 से लेकर के 40% तक होती है। इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के उथले समुद्र जो होते हैं, शैलो ओशियंस में गोताखोर करते हैं, तो वो आपका वहां पर उथले के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा था गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए की जाने वाली प्रयोग, तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। कह क्या रहा है? वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, निम्न गैस का प्रयोग, कौन सी गैस का प्रयोग किया? तो बिल्कुल टेक ऑफ लैंडिंग, जब लैंडिंग करता है उड़ान भरते समय, यानी यहां पर उड़ान भरते समय की बात की जाए, बाकी वहां के टायर नहीं, उड़ान भरते समय टेक ऑफ लैंडिंग तथा उतरते समय वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है। इसीलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, बाकी और का भी किया जाता है लेकिन सुरक्षित माना जाता है, इसलिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 27, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइलोजन जो आपने देखा होगा, हाइलोजन आपने गांव में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, जो हाइलोजन होता है उसमें कह रहा है कि हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको दिखाना चाहूंगा हाइलोजन में फ्लोरीन, इन हाइलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइलोजन समूह में कितने तत्व हैं? पहले तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है। 6 तत्व हैं टोटल, हाइलोजन समूह में टोटल 6 तत्व हैं। अब कौन कौन से 6 तत्व हैं आप लिख लीजिए। पहला तो हो गया आपका फ्लोरीन, दूसरा हो गया आपका क्लोरीन, तीसरा हो गया ब्रोमीन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ब्रोमीन, चौथा हो गया आपका आयोडीन, और उसके बाद पांचवा हो जाएगा एस्टेटीन, एस्टेटीन का 80 होता है एस्टेटीन, तथा छठा जो होता है कृत्रिम रूप से निर्मित टेनेसिन, टेनेसिन। सामान्य ताप पर फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैस अवस्था में, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है ये कहां पाई जाती है? किस अवस्था में? गैस अवस्था में। किस पर? सामान्य ताप पर। फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में। आयोडीन तथा, आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी किस्में पाई जाती है, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी। आयोडीन तथा एस्टेटीन, ये जो है आप देख रहे हो, आयोडीन तथा एस्टेटीन ठोस अवस्था में, ये किसमें पाई जाती है? ठोस अवस्था में। जबकि ये ब्रोमीन आपका जो है, अभी आपने पढ़ा तब भी था इसके पीछे कि ये द्रव है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताओ हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? फ्लोरीन है। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे? अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है। अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस, जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह, जैसे जब कई लोग जो है कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, धरना करते हैं, तो वहां पर अश्रु गैस छोड़ दिया जाता है कई जगह ना। तो देखिए अश्रु गैस, जिसको टीयर गैस कहते हैं, टीयर गैस में अमोनियम, अमोनियम का मतलब क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया कौन सा है? ये आपको दिख रहा है NH3, NH3 का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है, या मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन उत्पन्न करती है। एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस हैं जिनके अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न में कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? अब इसमें से कह रहा है निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है, यानी जो पर्यावरण है हमारा उसमें सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन ए दिख रहा है साथियों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर के उत्सर्जन होता है, इसीलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण का सबसे कम
पर्यावरण का जो है क्या माना जाता है, सबसे कम जो है प्रदूषित गैस के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। एक सेकंड साथियों, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शीरा, जिसको मोलासेस कहते हैं, किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो बताना चाहूंगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, एल्कोहल। इसका कारण क्या है आपको बताना चाहूंगा। एल्कोहल में एथिल एल्कोहल क्या होता है, अगर ये भी पूरा का पूरा अगर लिख दिया जाए, कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1 टन एथिल एल्कोहल के उत्पादन में कितना, 1 टन एथिल उत्पादन के एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए लगभग कितना टन की जरूरत होती है, कितना मतलब शीरा की जरूरत होती है। तो लगभग 5.6 टन शीरा की आवश्यकता। शीरा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सीड़ा, जिसको आप एक तरीके से समझ जाइए गांव की भाषा में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर ही है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। डीडीटी रोगाणुनाशक दिया हुआ है, बिल्कुल ये कथन क्या है आपका गलत है। डीडीटी रोगाणुनाशक नहीं है। टीएनटी कीटनाशक दिया हुआ है, ये भी कथन क्या है, असत्य है, यानी सत्य नहीं है। आरडीएक्स कीटनाशक, देखिए थोड़ा सा इसको बना लीजिए, ऑप्शन गलत है। यहां पर आप ऑप्शन में डाल दीजिए आरडीएक्स विस्फोटक। विस्फोटक बिल्कुल आरडीएक्स क्या है साथियों, विस्फोटक है। ये ऑप्शन क्या होगा, सी, एलएसडी विषाणुनाशक, ये गलत है। देखिए आरडीएक्स क्या है, विस्फोटक है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, यानी आरडीएक्स एक गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है जिसमें विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज जो है 1898 ईस्वी में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने किया हुआ था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 32 कह क्या रहा है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। किसका उपयोग यूरिया उत्पादन, देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल यूरिया का जो है आपसे केमिकल सूत्र पूछा जाता है, क्या होता है, CONH2 और उसके बाद इसका क्या होता है, होल ट्वाइस। ये एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित रहती है। यह एक रंगहीन एवं गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। कैसा उर्वरक है, नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स।
पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। यह एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है जो बिस्फेनॉल ए यानी BPA तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32-33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? बिल्कुल आपका ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए किस में नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। देखो पहले हम इसको दिखाना चाहेंगे, जैसे आपको दिख रहा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का अगर आपने सूत्र देखा होगा तो क्या होता है, HNO3। HNO3 का मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, यानी तीनों पाया जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2SO4। H2SO4 यानी हाइड्रोजन भी हो गया, यानी हाइड्रोजन, सल्फर भी हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन भी पाया जाता है। जबकि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपको दिखेगा। Cl का मतलब यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोरीन हो गया, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, देखो ऑक्सीजन पाया गया क्या, नहीं, उपयुक्त तो सभी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसीलिए कभी कभी आपको ये फॉर्मूले भी पता होना चाहिए कि किसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए नहीं आता रहेगा इसका तो वहां पर आप तो गलत कर दोगे। जैसे आपसे फिटकरी का पूछा जाता है, बच्चे फिटकरी बचपन से याद कर लेते, भूलता ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आप बड़े को याद कर लेते हो, कभी भूलता नहीं ना। ट्राई करिए, आप भी बताइए आपको याद है तो आप भी बता के देखिए कि आपको याद है। फिटकरी का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। दहन एक है, अब दहन क्या है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया मैंने शुरू में ही बता दिया था। दहन का मतलब होता है कंबस्टन्स अथवा प्रज्वलन, जिसको कहते हैं बर्निंग, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर। साधारण तापमापी थर्मोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है कि साधारण तापमापी में पारे का ही उपयोग किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च संघनन, संचालन शक्ति या उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल आप सभी को बताना चाहूंगा, क्या हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति। कारण समझिए, पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। पहली चीज कभी कभी पूछा जाता है, पारा किसका, पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के कई सारे कारण हैं, जैसे आपका हो गया अपारदर्शी, चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा, ऊष्मीय चालकता उच्च होना, अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना, तथा कांच पर नहीं चिपकना, तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक सेकंड थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए साथियों, एक सेकंड क्यों हैंग कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 37, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स उपलब्ध करा सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच में, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कौन कौन से लगते हैं आपको पता होगा। एक तो गुरुत्वीय बल जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो दूसरा नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो भैया, गुरुत्वीय और स्थितीय वैद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय और नाभिकीय, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन से, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स ही लगता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वे कहलाते हैं। अब देखो, ऐसे
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं वे समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित, न्यूट्रॉन नहीं रहता है? देखिए हीलियम, हीलियम को आपको पता है, आप करेंगे तो देखेंगे पाया जाएगा। हाइड्रोजन में क्योंकि 1H1 होता है ना, एक ही हो गया तो आपका इसमें न्यूट्रॉन की स्थिति आते ही नहीं, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन आपको पता है, बेरियम आपको पता है। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार जो होता है इसीलिए क्या होता है? सबसे छोटा माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस सेशन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के आज के इस सेशन में का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40वां, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? अब कह रहा कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, तो बताइए साथियों, बताना चाहूंगा आपको, सभी क्षारीय धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती हैं, तो पहली चीज तो आप ये जान जाइए, क्षारीय धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से अधिक होता है। जबकि इसी में आपको ऑप्शन दिख रहा है बी, कैडमियम। कैडमियम जिसको CD का आयनन विभव जल से कम होने के कारण यह जल में या जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, इसीलिए जो है हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कैसा रहा यह सेशन जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।